हेलो फ्रेंड्स। ये प्रेजेंटेशन केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो डाउट आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा कि कानून ये कहता है कि अगर कोई माइनर, जैसे कि नॉर्मल है आजकल रोमांटिक पॉक्सो का केस चल रहा है। रोमांटिक पॉक्सो वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कोई माइनर 17 साल 16 साल की अगर किसी के साथ में लव रिलेशनशिप डेवलप करती है तो कानून के हिसाब से माइनर की कोई कंसेंट नहीं होती है एंड देन उसके खिलाफ में तरह तरह के अपराध पंजीकृत हो जाते हैं। सो आज इस प्रेजेंटेशन में समझने का प्रयास करेंगे कि किस कंडीशन में माइनर के साथ में जो लव रिलेशनशिप या संबंध स्थापित किया जाता है वो अपराध की श्रेणी में आता है, किस कंडीशन में अपराध की श्रेणी में उसके साथ टहलना घूमना या कहीं जाना नहीं आता है। आज का केस बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट पे है, ये बहुत ही वाइडर इशू है, तो इस प्रेजेंटेशन को लिमिटेड एस्पेक्ट्स पे ही आज प्रोसीड किया जाएगा और वो लिमिटेड एस्पेक्ट है सेक्शन 363 ऑफ द आईपीसी। तो 363 ऑफ द आईपीसी एक बार देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन 363 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 363 आईपीसी पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग है एंड सेक्शन 361 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सो जरा एक बार देख लेते हैं सेक्शन 361 कहता क्या है। Whoever takes or entices any minor under 18 years of age if it is a female minor। So अगर कोई माइनर 18 साल से कम की उम्र में है और उसको कोई ले जाता है या इंटाइस करता है, इंड्यूस करता है, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ सच माइनर विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन इज सेट टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सो ये कानून जो 360 सेक्शन 1 है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, वो ये कहता है कि अगर किसी माइनर जो कि 18 साल से कम की लड़की है या पीड़िता है, उसके पेरेंट्स या गार्जियन जो लॉफुल गार्जियन है उसके, अगर आप उनके परमिशन के बगैर अगर आप उस माइनर को इंटाइस करते हैं, इंड्यूस करते हैं और उनकी कस्टडी से अपनी कस्टडी में ले जाते हैं, देन ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई माइनर, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कोई माइनर 17 साल 16 साल 18 साल से कम की लड़की अगर किसी के साथ अपनी मर्जी से चली जाती है, 17 साल की लड़की किसी के साथ अपनी मर्जी से चली जाती है और उसके बाद में उसके साथ 2-3-4 दिन रहती है और उसके बाद ये जानकारी जब उसके गार्जियन को पता चलती है कि उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई है, वो एफआईआर पंजीकृत कराते हैं कि मेरी लड़की को फलाना आदमी बहला फुसला कर भगा ले गया, तो उस आदमी के खिलाफ में धारा 363 आईपीसी पंजीकृत हो जाती है और अगर शादी का झांसा देके भगा ले गया तो 366 आईपीसी पंजीकृत हो जाती है। फिर वो लड़के को पुलिस गिरफ्तार करती है, लड़की की कस्टडी उसके लॉफुल गार्जियन को सौंप दी जाती है। जब लड़की की कस्टडी लॉफुल गार्जियन को सौंप दी जाती है तो 164 में 161 में लड़की ये सारी चीजें न्यायालय के समक्ष और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष प्रेजेंट करती है कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ भागी हूं। मैं कुछ भी एक स्टोरी डेवलप कर दी जाती है जो कि एप्रोप्रिएट स्टोरी होती है अगर हम उसी केस को लेके चलें, और लड़की ये बयान देती है कि हम एक दूसरे से
रिलेशनशिप में थे एंड मैं अपने घर से खुद से भाग के आई और फिर हम दोनों एक साथ जो है वो घर छोड़ के चले गए। तो क्या इस कंडीशन में एक्यूज सबसे पहले देखना है क्या एक्यूज है, जो वो लड़का है वो 363 आईपीसी के तहत अपराधी कहलाएगा, या इस तरह से देखा जाए तो क्या 363 आईपीसी मेड आउट होगा उसके अगेंस्ट में या नहीं होगा, जो कि अक्सर आजकल माइनर के केसेस में अपराध पंजीकृत हो जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोबारा एक बार फिर से उन प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड लैंडमार्क केसेस को ओपन करने का, जो 363 और 366 आईपीसी को, जिन्होंने एक बार 363 और 366 आईपीसी को एक बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझाया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सो एक लैंडमार्क केस है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट, एंड ये थ्री जज बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वेरी डिटेल्ड जजमेंट ऑन दिस एस्पेक्ट कि कब 363 आईपीसी एक्यूज्ड के ऊपर मेड आउट होगा, कब मेड आउट नहीं होगा। So I'm just like to quote the important and relevant paragraph of section of this particular judgment, and which will, जो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि कब 363 आईपीसी बन सकता है, कब नहीं बन सकता है। So एक बार मैं उस पैराग्राफ को पढ़ देता हूं। That is the paragraph number, the running page is the page number 5 and paragraph number 2 of this judgment. वो इंग्लिश में है, and then this judgment says, the paragraph says that it would however be sufficient if the prosecution established that though immediately prior to the minor leaving the father's protection no active part was played by the accused, he had at some earlier stage solicited or persuaded the minor to do so. So क्या कहता है कि माइनर के घर से भागने के पहले, prior to the minor leaving the father's protection, अगर accused उसे solicited करता है, उसको help करता है, या उसको entice करता है, उसको जो है बहलाता फुसलाता है, या उसको फोर्स, उसको डराता धमकाता है, और ये सारे फैक्टर्स के बाद माइनर अपने फादर्स के जो कस्टडी होती है, गार्जियन की जो कस्टडी होती है, उसको छोड़कर उसके साथ भागती है, तब 363 आईपीसी मेड आउट होगा। 363 आईपीसी तब मेड आउट नहीं होगा जब माइनर अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागती है एक्यूज्ड के साथ में, एंड देन एक्यूज्ड उसको हेल्प करता है दूर ले जाने में, और उसके साथ जाता है, घूमता फिरता है, और उसके साथ में उसकी हेल्प करता है भागने में। दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं। भागने में हेल्प करना और बहला फुसलाकर या फोर्सफुल तरीके से या जोर जबरदस्ती के धमका के घर से भगाना, दोनों फैक्टर अलग अलग है। कोर्ट ने कैटेगराइज किया है कि एक्यूज्ड को आप तब दोषी करार नहीं दे सकते हैं जब एक्यूज्ड ने माइनर जो गार्जियनशिप, जो प्रोटेक्शन ऑफ द गार्जियनशिप है, उस प्रोटेक्शन ऑफ गार्जियनशिप में माइनर को बहला फुसलाकर ना भगाकर माइनर खुद से उसके साथ भागी, और उसने फिर उसको सहयोग किया। उसने उसको रिटर्न बैक नहीं किया, उसने उसको ये नहीं कहा कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, उसने उसको उसके घर वापस लाके नहीं छोड़ा। तो कानून ये नहीं कहता कि एक्यूज्ड की ये कानूनन जिम्मेदारी है कि अगर उसके साथ माइनर उसके साथ चली जाती है, उसके साथ रहती है, तो एक्यूज्ड उसको वापस ले जाके घर छोड़ेगा। ये अपराध नहीं है कानून। अपराध क्या है? अपराध ये है कि आप माइनर को इंटाइस नहीं करेंगे, आप माइनर को इंड्यूस नहीं करेंगे, आप माइनर को
फोर्सफुल तरीके से या धमकाएंगे, थ्रेटन करके अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अगर आप इस तरीके से माइनर अगर आपके साथ जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में। अगर माइनर खुद से आपके साथ जाती है तो वो 363 के अपराध की श्रेणी में नहीं है। ये एस वरदराजन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया है। अब यहां सवाल उठता है कि माइनर की कंसेंट जब है ही नहीं 18 साल के पहले, तो फिर 363 के अंदर अपराध पंजीकृत दोषी करार क्यों नहीं दिया जा सकता, अपराध पंजीकृत क्यों नहीं हो सकता? ये जो सवाल बहुत ही वैलिड क्वेश्चन उठता है। बट इसको समझने के लिए एक बार फिर से इस चीज को समझना पड़ेगा कि कंसेंट फॉर व्हाट? कंसेंट नॉट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। If the case of the prosecution is that the accused has enticed, induced her, or takes away the, or accused has helped her to flee away from her guardianship, and then thereafter made a relationship with the minor, and the case lodged under section 376 IPC, then the consent role has to takes place. अगर एलिगेशन ये हो कि माइनर को ये अपने साथ ले गया एंड देन इसके साथ संबंध बनाया, देन वहां पे कंसेंट एक रोल प्ले करता है, 376 में प्ले करता है। बट 370 एंड 363 जो आईपीसी है या 366 आईपीसी जो है, इसके अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है उसने इस चीज को बहुत ही कॉन्शियसली मेंशन किया हुआ है जिससे इसका मिसयूज ना हो कि अगर माइनर खुद से घर छोड़कर भागती है और आप उसको हेल्प करते हो डिफरेंट प्लेसेस में जाने के लिए, या आप उसको हेल्प करते हो अपने प्रोटेक्शन, उसको एक प्रोटेक्शन और शेल्टर देने के लिए, तो वो 363 का अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 363 के अपराध में मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। इंटेंशन फॉर व्हाट? इंटेंशन फॉर इंसाइटमेंट, enticement, sorry, intention for inducement, and the word takes away is to be interpreted in such a manner that it gives a meaning of inducement, enticement, or any kind of force or threat or threatening to the prosecutrix, so that she get influenced by this particular factor and flee away with the applicant accused. In that particular case, the mens rea is present and the offense is to be lodged under section 363 in that particular cases. So one of the observation in this S. Vardarajan case, where the Honorable Supreme Court has quoted one of the paragraph, and I would like to read that in the view which we have taken accord with that expressed in two decisions recorded and reported in Cox criminal cases. The first of them is Reg versus Christian Oliver. In that case, Baron Bramwell stated the law of the case to the jury thus: I am of the opinion that if a young woman leaves her father's house without any persuasion, inducement, or blandishment held out to her by man, so that she has got fairly away from home and then goes to him, although it may be his moral duty to return her to her parents' custody, yet his not doing so is not infringement of this act of parliament. For the act does not say he shall restore her, but only that he shall not take her away. So, on relying on the case of Reg versus Christian Oliver, the Honorable Court in S. Vardarajan case has came to this particular observation that अपराध है माइनर को प्रोटेक्शन ऑफ गार्जियनशिप से ले जाना या इंड्यूस करना, इंटाइस करना या ब्लैंडिशमेंट करना। अपराध ये नहीं है कि माइनर अगर खुद से घर से बाहर भाग रही है, आप उसको अगर हेल्प करते हैं भागने में, आप उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, आप उसके साथ रहते हैं,
अकॉर्डिंग टू हर विश आप उसकी विशेष पूरी करते हैं घर से भागने में, तो आप उसको, उसके पेरेंट्स को रिटर्न नहीं करते या उसके पेरेंट्स को आप रिस्टोर नहीं करते या उसके पेरेंट्स की कस्टडी में उसको वापस नहीं भेजते, इट कैन बी अ मोरल ड्यूटी बट नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर act of parliament. So this is to be considered by the courts before prosecuting someone under section 363. यहां पे मेंसरिया का होना बहुत जरूरी है, और मेंसरिया तब डेवलप होगा जब प्रोसिक्यूशन इस बात को एस्टेब्लिश करे कि प्रोटेक्शन ऑफ गार्जियनशिप कस्टडी से पहले आपने उसको एंटाइस किया, इंड्यूस किया, थ्रेटन किया, एंड देन वो उस चीजों से इन्फ्लुएंस होकर आपके साथ भागती है, आपकी कस्टडी से रिकवर होती है, देन सेक्शन 363 मेड आउट होता है। जब वो खुद से भागती है और आपके साथ मोटरसाइकिल या स्कूटी पर आप उसको भगा ले जाते हैं और उसको हेल्प करते हैं और तमाम जगह आपके साथ घूमती फिरती है, कहीं पे भी अलार्म रेज नहीं करती, कहीं पे भी चीखती चिल्लाती नहीं है, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करती कि हमें फलाने आदमी भगा ले गए, और उसके बाद फिर न्यायालय में आके अगर ये बयान देती है कि ये जो एक्यूज है ये मुझे भगा ले गए और इन्होंने मेरे साथ मुझे फोर्सफुल तरीके से इंड्यूस करके या इंटाइज करके भगा ले गए ये हमें, then the court has to be very cautious to before taking the testimony of the very cautious to prosecute the accused in this particular case, and the court has and the witness of and this particular and the testimony of the prosecutrix is not to be considered solely on the basis of her testimony, on the basis of her statement given before the honorable court. Other factor is to be considered if she is saying something in, अगर वो 167 के बयान में कुछ कहती है, 164 के बयान में कुछ कहती है, कोर्ट के समक्ष बयान में कुछ कहती है, एंड देन इन्फॉर्मेंट कुछ कहता है, प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन पेश करता है उनके बयानों में और पीड़िता के बयानों में विरोधाभास होता है, देन पीड़िता के बयान को आधार बना के आप केवल प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, आपको सारे बयानों को कंसीडर करना पड़ेगा। 161, 164 प्रोसिक्यूशन के सारे अदर जितने प्रोसिक्यूशन विटनेस उनके सारे बयान, फिर पीड़िता का बयान, जब ये सारे बयान एक आधार एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे, इनमें कोई विरोधाभास नहीं होगा, तब प्रोसिक्यूट्रेस के टेस्टिमनी को टेस्टिमनी ऑफ स्टाइल एंड क्वालिटी माना जाएगा, जो कि वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड है तमाम केस लॉ से। एंड देयर इज वन केस लॉ आई एम गेटिंग दिस केस लॉ ऑफ राय संदीप एलियास दीपू वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, एंड दिस पर्टिकुलर केस लॉ हैज सेड दैट कब केवल पीड़िता के बयान को आधार बना के आप किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। तभी आप कर सकते हैं जब पीड़िता का बयान रिलायबल हो, और रिलायबल कब हो, जब उसने जो चीज 161 में कही हो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष, वही चीज उसने 164 में कही हो लर्नेड मजिस्ट्रेट के समक्ष, वही चीज सारे प्रोसिक्यूशन के विटनेस कह रहे हो, और वही पीड़िता के जब बयान में निकल के आएगा, तब पीड़िता के बयान को विटनेस ऑफ स्टाइल एंड क्वालिटी माना जाएगा, और तब ही ऑनरेबल लर्नेड कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स पीड़िता के बयान को मध्य आधार बनाते हुए ही प्रोसिक्यूट कर सकती हैं, तब अदर फैक्टर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां कॉन्ट्रडिक्शंस हैं प्रोसिक्यूशन के ही एविडेंसेस में, वहां पे कोर्ट्स को अदर फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे प्रोसिक्यूट करने के लिए एक्यूज्ड को। सो ये है एक मेरे द्वारा प्रयास टू ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 363, 366 ऑफ द आईपीसी, जहां पे माइनर्स जो कि अपनी रजामंदी से एक दूसरे के साथ में
भाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जा रहे हैं, और वहाँ पे फिर उनके द्वारा जो रिलेशनशिप, उनके द्वारा जो किसी की कस्टडी में चले जाते हैं, एंड देन अपनी मर्जी से भागते हैं, भागने के बाद में अपराध पंजीकृत हो जाता है, वो जेल में सड़ रहे हैं। तो क्या कानून है इस पे, क्या एस वरदराजन का जजमेंट कहता है, कैसे 363 आईपीसी को पढ़ा जाएगा, ये मेरे द्वारा प्रयास था। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये कोई पेड लेक्चर नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज जस्ट माई ओपिनियन एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 363 by going through this case law. Thank you so much. Have a wonderful day.